नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। 91 आकाश की सच्चाई और दर्द, कैरवी की खराब हालत, परी गुरु माँ का आना। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आते हैं कहानी पर। प्रताप पैलेस के छत पर खड़ा वह काला साया अपनी लाल मगर गहरी आंखों से आसमान के अंधेरे को देख रहा था। उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जिसका किसी को कोई आइडिया नहीं था। तभी उसके पीछे से एक भारी आवाज आई। अब क्या करेंगे आप? क्या इस बार भी उनके सामने अपने घुटने टेक देंगे, या पिछली बार के जैसे अपने किसी खास की कुर्बानी देंगे? इस आवाज सुन वह काला साया पीछे पलट उस आदमी को देखने लगा जो इस वक्त अंधेरे में खड़ा था। वह काला साया उस आदमी को देख अपने सिर पर लगाया काला छोला निकाल फेंका। अब उस आदमी का चेहरा छत पर आती हल्की रोशनी में साफ साफ दिखने लगा। यह आदमी और कोई नहीं, आकाश प्रताप सिंह है। इस वक्त उनकी आंखें लाल और चेहरे भयानक लग रहा था, लेकिन उसका ये रूप देख उनके सामने खड़े इंसान वीरेंद्र प्रताप सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ा। वीरेंद्र प्रताप सिंह को देख आकाश अपनी आंखें बंद कर कुछ पल बाद खोले। अब उनकी आंखें पहले के जैसे नॉर्मल हो गई। जो कुछ वक्त पहले वह किसी शैतान के जैसे लग रहे थे, वही इस वक्त अपने इंसानी रूप में आ गए। आकाश अपनी गंभीर आवाज में, हम कर भी क्या सकते हैं? हम कौन है? हमारा जन्म क्यों हुआ है? हमें यहाँ क्यों भेजा गया है? ये बात आपसे अच्छा कौन जानता है? आज से सालों पहले भी हम मजबूर थे और शायद आज भी। आकाश की बात सुन वीरेंद्र को अपने अंदर काफी भारीपन महसूस हुआ। वह अपनी गिल्ट भरी आवाज में आकाश से कहे, बेटा हमें माफ कर दीजिए, आज आपकी जो भी हालत है सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से है। अगर हम अपनी खोखली दुश्मनी में अंधे होकर आपके दिल में रिजावत खानदान के लिए नफरत नहीं भरते तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। वीरेंद्र जी की बात सुन आकाश मुस्कुराते हुए, बाबा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जिन्होंने हमें जन्म दिया उसने कभी हमारे बारे में नहीं सोचा, तो आप क्या कर सकते थे? आपको तो खुद एक मोहरे के जैसे यूज किया गया है। आपके दिल में उन लोगों के लिए नफरत भरा गया, वो भी उस गलती की जो उन लोगों ने कभी की ही नहीं, और यह नफरत भरने वाले हमारे अपने थे। सबके बड़े उनको धरोहर में धन, दौलत, ज्ञान और अच्छी शिक्षा के साथ सबसे प्यार करने की शिक्षा देते हैं, लेकिन हमारे अपने जिन पर हम आंख बंद कर भरोसा करते थे, वह अपनी पर्सनल दुश्मनी के कारण हमें धरोहर के रूप में नफरत दिए, जिसके कारण हम उन लोगों को हानि पहुंचने लगे जिसका हमसे कोई वास्ता ही नहीं था। अरे वो लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे हमारी उनसे दुश्मनी क्या और क्यों है, क्योंकि दुश्मनी सिर्फ हमारे तरफ से थी। वीरेंद्र जी आपका कहना सही है, देर से सही, लेकिन आपकी बातें हमें समझ आ गई। हमारे दिल में रिजावत खानदान के लिए जो भी नफरत थी वह हम आज से 15 साल पहले ही निकाल चुके हैं, लेकिन हमारी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिनके कारण हम इसे जाता नहीं सकते। वीरेंद्र जी बात सुन आकाश खुले आसमान की ओर देखते हुए अपनी दर्द भरी आवाज में, बाबा आपका तो फिर भी सही है, आप सही वक्त पर समझ गए, लेकिन हमारा क्या? हमें जब ये बात समझ आई तब तक हम सब कुछ खो चुके थे। वह हमसे हमेशा बोला करती थी हम गलत है, दुश्मनी में कुछ नहीं रखा, लेकिन हमने उनकी बात नहीं सुनी। अब लगता है काश हम उनकी बात सुन लेते तो हमारा ये हालत नहीं होती। वीरेंद्र जी आकाश के दुख को अच्छे से समझ रहे थे, इसलिए वह उसके कंधे पर हाथ रख के, हमारे कुछ कहने से आपका दर्द कम नहीं होगा, लेकिन सब कुछ भूल आपको आगे बढ़ना होगा। हमें लगता है इस बार आपको उनकी मदद लेनी चाहिए। हमें यकीन है सच जानने के बाद वह आपकी मदद जरूर करेंगे। आकाश गहरी सांस लेकर, शायद आपका कहना सही है, इस बार हमें उनकी मदद लेनी होगी, हमारे लिए नहीं उन दोनों के लिए, क्योंकि इस बार खतरा बड़ा है। फिर वीरेंद्र जी से, बाबा हम चाहते हैं आप सबको कुछ दिन के लिए यहाँ से दूर भेज दीजिए। आकाश की बात सुन वीरेंद्र जी कंफ्यूजन में, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? आकाश, बाबा सा पिछली बार हमने सब कुछ खो दिया था, इस बार हम किसी को नहीं खोना चाहते, माना हम इंसान नहीं है, हमें कमजोर पड़ने का हक नहीं है, हमारा धर्म है उनकी आज्ञा का पालन करना, चाहे वह सही हो या गलत, लेकिन हमें भी दर्द का एहसास होता है। इस बार अपने आंखों के सामने सबको मारते हुए हमसे देखा नहीं जाएगा।
वीरेंद्र जी ठीक है, हम सबसे बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप उन लोगों से बात करिए, हमें पूरा यकीन है वो हमारी मदद करेंगे। आकाश भी हमें सिर हिला, कुछ देर उनसे बात किए, फिर दोनों अपने अपने रूम में चले गए। वही इनके जाने के बाद एक परछाई जो पिलर के पीछे छुपकर इनकी बातें सुन रहा था वह चला गया। रजावत मेंशन। रात का वक्त। इस वक्त कैरवी के रूम में दीक्षा, रावी और रूहानी अपने आंखों में आंसू लिए अपने सामने देख रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी, दर्द ऐसे ही ना जाने कई सारे इमोशन इस वक्त दिख रहा था। उनके सामने कैरवी योग मुद्रा में बैठी मंत्र का जाप कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन इस वक्त उसका शरीर पूरा लहूलुहान था। कैरवी के शरीर से काली, लाल, पीली और सफेद रोशनी निकल रहा था। कैरवी को देख रूहानी अपने आंखों में नमी लिए, देवांशी को कितना दर्द हो रहा होगा, हम सोच भी नहीं सकते हैं। दूसरों से लड़ना आसान है, लेकिन खुद से लड़ना उतना ही मुश्किल। कैसे कोई अपने अस्तित्व से लड़ सकता है। रीवा अपने आंखों के नमी साफ कर, जब हमें देखकर इतनी तकलीफ हो रही है तो उसको अभी कितना दर्द हो रहा होगा। अभी तो फिर भी ठीक है, बंधन टूटने पर दर्द हो रहा है, लेकिन जब देवांशी अपने अस्तित्व का हिस्से, अपने मूल तंत्र और शक्ति ऊर्जा केंद्र जो परियों के जिंदगी का आधार होता है उसको खंडन कर उस शैतान को बंधी होंगी, तब उनको कितना दर्द हुआ होगा। दीक्षा जो तब से शांत थी, वह अपनी शांत आवाज में बोली, शक्तियां हमारे साथ बड़ी जिम्मेदारी लाती है। त्रिदेव देवांशी को ये कार्य दिए, क्योंकि यह कार्य सिर्फ यही कर सकती है। अगर देवांशी उस वक्त वैसा नहीं करती तो शायद आज ये सांसद नहीं होता, वह शैतान सब कुछ खत्म कर देता। अभी तीनों बात कर ही रहे थे, तभी उस कमरे से तेज रोशनी हुआ। इसी के साथ वहां पर ही गुरु माँ प्रकट हुआ। गुरु माँ को देख तीनों झुकर एक साथ उनको प्रणाम की। फिर रूहानी गुरु माँ से, परी गुरु माँ आप इस वक्त यहाँ परीलोक में सब ठीक है ना? गुरु माँ, राजकुमारी आप चिंता ना करें, परीलोक में सब कुछ ठीक है। हम यहाँ राजकुमारी देवांशी के मदद के लिए आए हैं। अभी तीनों बात कर ही रही थी, अचानक कैरवी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। कैरवी के बेहोश होते ही दीक्षा, रीवा और रूहानी डर गई। तीनों आगे बढ़ती उससे पहले गुरु माँ अपनी शक्तियों के मदद से कैरवी को पहले आराम से बेड पर लेटाए, फिर अपना एक हाथ आगे की तो उनके हाथ में एक सुनहरे रंग की शीशी आ गई। उस शीशी को खोल उसके अंदर के लिक्विड को कैरवी के मुंह में डाल। अपनी शक्तियों के मदद से उसके सारे घाव भर। उन तीनों से बोले, राजकुमारी अब सुबह ही जागेगी, हो सकता है सुबह उनको कमजोरी महसूस हो, तो आप तीनों उनका ध्यान रखेंगे। काली शक्तियां तेजी से जाग रही है और राजकुमारी इस वक्त कमजोर है, इसलिए आप तीनों को उनकी सुरक्षा करना होगा। आप तीनों हर पल साय के जैसे उनके साथ रहेगी। फिर ऐसे ही कुछ बात बता गुरु माँ वापस परीलोक चल गई। उनके जाने के बाद तीनों कैरवी को अच्छे से कवर कर जैसे ही पीछे पलटी, अपने सामने खड़े इंसान को देख तीनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। किसे देख दीक्षा, रावी और रूहानी हैरान रह गई। कौन है आकाश? क्या है उनकी सच्चाई? किसी बात कर रहे थे आकाश और वीरेंद्र। चैप्टर 92। रावी, दीक्षा और रूहानी का सच सामने आया। काललोक, काली शक्तियों का केंद्र। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आते हैं कहानी पर। कैरवी के घाव को अपनी शक्तियों की मदद से भरकर गुरु माँ उसके अंदर अपनी कुछ शक्तियों को डाली, क्योंकि कैरवी इस वक्त काफी कमजोर हो गई थी। दीक्षा, रीवा और रूहानी को आपने वाले खतरे से आगाह कर वह वापस परीलोक के लिए निकल गई, क्योंकि इस वक्त उनका वहां रहना जरूरी था। गुरु माँ के जाने के बाद रूहानी कैरवी पर अच्छे से ब्लैंकेट डाल बेड को सही करने लगी। वही दीक्षा और रीवा रूम में बनाए शक्ति घेरा को हटाने लगी। कैरवी को पहले से पता था, प्रतीक्ष हर रात उससे मिलने बालकनी से आता है। वह नहीं चाहती थी प्रतीक्ष उसको दर्द में देखे, इसलिए वह अपने रूम के चारों तरफ शक्ति घेरा बना दी, जिसके कारण रूम में क्या हो रहा है इस बात का बाहर पता ना चले। दीक्षा, रीवा और रूहानी अपना काम खत्म कर जैसे ही रूम से जाने के लिए पीछे पलटी, सामने खड़े इंसानों को देख वह अपनी जगह शौक खड़ी रह गई। तीनों एक दूसरे को देखने लगी, उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। इस वक्त उसके सामने विक्रम, आर्यन और प्रतीक्ष तीनों खड़े हैरानी भरी नजरों से, कभी उन तीनों को तो कभी बेड पर लेटी कीर्ति को देखते। फ्लैशबैक। कुछ देर पहले प्रतीक्ष अपने रूम में बैठा काम कर रहा था, तभी अचानक उसको काफी बेचैनी होने लगा। उसको ऐसा लगा जैसे उसकी कैरवी किसी दर्द में है, इसलिए वह बिना ज्यादा कुछ सींचे कैरवी से मिलने रजावत मेंशन के लिए निकल गया। अगले ही पल वह कीर्ति के रूम की बालकनी में पहुंचा, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वह डोर ओपन नहीं कर पाया। उसको कुछ अजीब लगा, क्योंकि कैरवी हमेशा डोर ओपन रखती थी, इसलिए ज्यादा ना सोच वह डायरेक्ट आर्यन को कॉल कर सारी बात बता दिया।
बेचैनी तो आर्यन को भी हो रहा था, इसलिए वह प्रतीक्ष को मेंशन के अंदर अपने रूम में बुला लिया। फिर दोनों कैरवी के रूम की ओर बढ़ गए। दोनों जैसे ही कैरवी के रूम की ओर जाने लगे, रास्ते में उनको विक्रम जी मिल गए। उनको भी बेचैनी के साथ डर लग हो रहा था कीर्ति को खोने का। वह एक बार कैरवी को देखना चाहते थे। तीनों जैसे ही डोर के पास पहुंचे, उनको डोर लॉक मिला। ये देख तीनों कंफर्म हो गए जरूर कोई गड़बड़ है, क्योंकि कैरवी कभी भी अपना डोर लॉक करके नहीं सोती थी। आर्यन उन दोनों से, मैं रूम का चाबी लेकर आता हूँ, बोल अपनी रूम की ओर भागा। कुछ ही देर में वह चाबी लेकर उनके पास पहुंच गया। आर्यन जैसे ही रूम खोला, सामने का नजारा देख उनके पैर अपनी जगह जम से गए। उनके सामने कैरवी लहूलुहान जमीन पर पड़ी थी, जिसे देख उनकी आत्मा शरीर से निकलने जैसा दर्द हुआ। तीनों में से कोई आगे बढ़ते उससे पहले परी गुरु माँ कैरवी का इलाज करने लगी। आगे जो कुछ हुआ वह सबको पता है। फ्लैशबैक एंड। इतना सोच तीनों को होश आया। तीनों दीक्षा, रावी और रूहानी को इग्नोर कर कैरवी के पास भागे। उसको अच्छे से चेक करने पर जब वह पूरी तरह कंफर्म हो गए कैरवी ठीक है, तब जाकर उनको राहत मिला। वही दीक्षा, रावी और रूहानी अपनी जगह पर खड़ी उन तीनों के परेशान चेहरे को देखती रही, क्योंकि तीनों उनकी हालत समझ रही थी। रूहानी, कैरवी को कुछ नहीं हुआ है, वह अभी गहरी नींद में है, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब जाकर प्रत्यक्ष, आर्यन और विक्रम उन तीनों को देखने लगे। अब तक तीनों समझ चुके थे, दीक्षा, रावी और रूहानी कोई आम इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है, जिसके बारे में कैरवी अच्छे से जानती है। और कैरवी भी जैसी दिखती है वैसी है नहीं। आर्यन, आप तीनों कौन हो? और मेरी प्राइंसेस को क्या हुआ है? उसकी ऐसी हालत क्यों थी? दीक्षा अपनी शांत आवाज में, राजकुमारी को क्या हुआ है? ये बात आप उनसे जाने तो ही अच्छा होगा, हमारे पास आपके सवालों के जवाब देने का अधिकार नहीं है। जहां तक बात रही हम तीनों की, तो हम है दीक्षा परी, ये रावी परी, हम दोनों त्रिकुट से आए हैं। हमें महाराज देवांश द्वारा राजकुमारी देवांशी की सुरक्षा के लिए भेजा गया है। फिर रूहानी की ओर इशारा कर, यह परिलोक की राजकुमारी रूहानी, हम उनको अंग रक्षक है। दीक्षा की बात सुन तो विक्रम, आर्यन के साथ प्रत्यक्ष भी हैरानी से उन तीनों को देखने लगा, क्योंकि अभी तक तीनों अपने असली रूप में आ चुकी थी। प्रत्यक्ष, अगर आप तीनों परिया है तो लिटिल रैबिट की सुरक्षा क्यों कर रही है? आप लोग लिटिल रैबिट को राजकुमारी देवांशी क्यों बोल रही है? ये कौन है? रीवा, माफ करना, हम आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। इस सवाल का जवाब आपको सिर्फ राजकुमारी दे सकती है। अभी के लिए आप लोग राजकुमारी को आराम करने दीजिए, उनका आराम करना बहुत जरूरी है। आर्यन, प्रतीक्ष और विक्रम को ज्यादा बात समझ नहीं आया, लेकिन इतना आइडिया हो गया अभी के लिए उनका यहाँ से जाना ठीक होगा। तीनों कैरवी के सिर को चूमकर रूम से निकल गए। उनके जाने के बाद रीवा, दीक्षा और रूहानी भी रूम से निकल गई। प्रत्यक्ष आर्यन के रूम में चला गया। आज तीनों को नींद आने से रहा, तीनों अपने अपने सोच में गुम, रात गुजरने लगे। दूसरी तरह यहाँ से मिलो दूर धरती के दूसरे छोर, या कहा जाए दूसरे लोक, जहाँ सिर्फ काली शक्तियों का वास है। यह एक अलग दुनिया है। इस जगह को समस्त ब्राह्मण के काली शक्तियों का केंद्र बोलना गलत नहीं होगा। ये दानव, राक्षस, जिन, चुड़ैल और ना जाने कितने की बुरिया शक्तियों वाले जीव रहते हैं। इस जगह का निर्माण इस ब्राह्मण के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक दानव ने किया। काली दुनिया के लोग इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। इस जगह का नाम कालालोक है। यहाँ किसी प्रकार की अच्छी शक्तियाँ नहीं आ सकती। कालालोक का महल अपनी नाम की तरह काला और भयानक है। उसी महल के एक रूम में जहाँ चारों तरफ आग जल रहा था, उसी आग के बीच काल भैरव बैठा लगातार मंत्र का जाप कर रहा। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान आने लगा। अचानक वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक और डरावनी थी कि एक पल के लिए वहां रहने और काम करने वाले दानव, राक्षस के साथ बाकी के जीव भी डर गए। काल भैरव खुश होकर खुद से, अब उन्हें आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। वह बहुत जल्द अपनी सियासत में वापस आएगी, वह खुद से बोल रहा था। तभी वहां एक लड़की आई। उस लड़की को देख काल भैरव अपनी जगह से उठ खुश होकर उसके गले लग, राघवी, हम आज बहुत ज्यादा खुश है, आखिरकार हमारे वर्षों का इंतजार सफल हुआ। वह अपने सियासत में वापस आएगी, फिर हम समस्त ब्राह्मण के देव, पर्या, मनुष्य के साथ सबको बताएंगे हमसे लड़ने का अंजाम क्या हो सकता है। इस बार त्रिकुटी महारानी तो क्या, आदिदेव भी हमें नहीं रोक पाएंगे। काल भैरव की बात सुन राघवी भी खुश हो उसके गले लग कही, हम आपके लिए बहुत खुश है राजकुमार, आखिरकार आपको आपके इंतजार का फल मिल गया।
काल भैरव उससे अलग होकर हमारे साथ इंतजार तो आपने भी किया, तो चलिए अब आपको आपके इंतजार के फल देते हैं। बोल उसके ओठों पर ओठ पर किस करने लगा। काल भैरव के किस करते ही राघवी भी खुश होकर उसका साथ देने लगी। काल भैरव उसको गोद में उठा महल के एक रूम में चला गया। उनके जाने के कुछ देर बाद ही रूम से दोनों की कराहे और सिसकियां की आवाज बाहर आने लगा। कौन आने वाला है? किसका इंतजार है काल भैरव को? क्या आर्यन, प्रतीक्ष और विक्रम कैरवी का सच जान पाएंगे? क्या है आकाश की सच्चाई? स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। 93 दीक्षा की बातें, प्रोफेसर का दर्द सिया और चाहत का चिरना। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आते हैं कहानी पर। अगला दिन, सुबह का वक्त, कैरवी सुकून से दुनिया जहां से बेखर अपने बेड पर सोई थी। सोते वक्त उसके चेहरे पर मासूमियत के साथ कुछ थकावट के भाव थे। हर दिन के जैसे आज उसके चेहरे पर चमक नहीं था। उसके रूम में लगे सोफे पर बैठे विक्रमजी उसके उठने का ना जाने कब से इंतजार कर रहे थे। फ्लैशबैक, रात से आर्यन, प्रतीक्ष और विक्रमजी तीनों काफी ज्यादा परेशान थे। सुबह होते ही तीनों रेडी होकर कैरवी से बात करने उसके रूम में जाने लगे। तभी रास्ते में उनको दीक्षा मिल गई। दीक्षा तीनों को एक साथ देख समझ गई, ये कैरवी से बात करने जा रहे हैं। वह उनको रोकते हुए बोली, कैरवी अभी आराम कर रही है, जब तक वह खुद ना उठे जाए तब तक प्लीज आपको उसे मत उठना। फिर तीनों को देख सीरियस आवाज में, हम जानते हैं आपके मन में बहुत से सवाल होंगे जिनका जवाब आपको चाहिए, लेकिन हमारा यकीन मानिए, अगर हमारे बस में होता तो हम कब का आपको सब बता देते, और रही बात कैरवी की तो उसको भी बताना होता तो अब तक बता चुकी होती। आर्यन कंफ्यूजन में, आपके कहने का मतलब क्या है? क्यों प्राइंसेस हमें अपनी सच्चाई नहीं बता सकती? दीक्षा, हम यह नहीं कह रहे आपको सच पता नहीं चलेगा। आपको सच पता लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग हमारे जैसे उनके रक्षक हैं। आपके जन्म का मूल उपदेश उनकी रक्षा करना है, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसका आपको पता नहीं और ना ही हमें पता है। तो हम सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर सकते हैं। सही वक्त आने पर कैरवी खुद हमें सारा सच बतेगी, तब तक के लिए उनसे कोई सवाल ना करें। दीक्षा से बात कर आर्यन और प्रतीक्ष अपने ऑफिस के लिए निकल गए, क्योंकि उनकी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। वही विक्रमजी कैरवी के रूम में आ गए। फ्लैशबैक एंड, विक्रम अपने सोच में गुम थे, तभी उसको बेड पर कुछ हलचल महसूस हुआ। सूर्य की हल्की हल्की रोशनी कैरवी पड़ा तो वह कसमसते हुए अपनी आंखें खोली। उसको काफी कमजोरी महसूस हो रहा था, जिसका कारण उसे अच्छे से पता था। उसको ये भी पता था इसे ठीक कैसे करना है। सोफा बेड के दूसरी ओर बाथरूम और क्लोजेट के तरफ था, जिसके कारण कैरवी का ध्यान वहां बैठे इंसान पर नहीं गया। वह अपने बेड से उठ नीचे जमीन पर बैठ आंखें बंद कर ध्यान की मुद्रा में बैठे गई। विक्रमजी बिना कुछ बोले बस कैरवी जो कर रही थी उसको देख रहे थे। कैरवी के ध्यान में बैठने के कुछ देर बाद उसके शरीर से 7 रंग की रोशनी निकलने लगा। वक्त के साथ उसकी ऊर्जा बढ़ने लगा। उसकी ऊर्जा इतना बढ़ गया कि रूम में बैठे विक्रमजी अपनी आंखें बंद कर लिए। कुछ देर बाद रूम बिल्कुल पहले जैसा हो गया। कैरवी के चेहरे पर वापस पहले जैसे रौनक दिखने लगा। वह अपनी जगह से उठ जैसे ही सामने लगी घड़ी में समय देखी, उसके मुंह से हल्की चीख निकल गया। वह अपने सिर पर हाथ मारो हो मर गई, फिर से लेट हो गया। आज तो पक्का वह प्रोफेसर हमें छोड़ेगी नहीं। भाग कैरवी, बोल जैसे ही बाथरूम की ओर जाने लगी, उसको अपने सामने खड़े विक्रमजी दिखे। विक्रमजी को देख कैरवी की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। वह अपनी हैरानी भरी आवाज में, डैडा आप यहाँ कब आए? विक्रमजी जो कैरवी के चीखने पर उसके लिए डर गए, वह जल्दी से कैरवी के पास आ उसको अपने गले लगा, प्यार से उसके सिर पर किसकर, बच्चा आप ठीक हो ना, आप चीखी क्यों? उनकी बात सुन कैरवी, डैडा हमें कॉलेज के लिए लेट हो गया इसलिए चीख निकल गया, लेकिन आप यहाँ कब आए? विक्रमजी बेटा, हम सुबह आपको उठाने आए थे, लेकिन आपको सुकून से सोता देख हमारी हिम्मत नहीं है अपनी प्राइंसेस को डिस्टर्ब करने की। उनकी बात सुन कैरवी के चेहरे पर हल्के परेशानी के भाव आ गए, जिसे समझ विक्रमजी मुस्कुराते हुए, प्राइंसेस हमें कोई जल्दी नहीं है, जब आपका दिल करे आप हमें सच बता सकती है। हम आपका इंतजार करेंगे। चलिए अब जल्दी रेडी हो जाए, बोल रूम से निकल गए। उनकी बात सुन कैरवी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला बाथरूम की ओर भागी। थोड़ी देर बाद रेडी होकर कैरवी सीढ़ियों से तेजी से उतारने लगी, जिसे देख सब एक साथ, प्राइंसेस आराम से। सबकी आवाज सुन कैरवी अपना सिर उठा सामने देखी तो पूरा परिवार उसे ही देख रहा था। वह अपने दांत दिखा डाइनिंग एरिया में आई, फिर जल्दी से नाश्ता कर सबके साथ कॉलेज के लिए भागी। कॉलेज, कैरवी के क्लास में इस वक्त कियान, शिव, ऋषि,
चाहत और सिया कैरवी, दीक्षा, रावी और रूहानी के आने का इंतजार कर रहे थे। सिया परेशानी भरे लहजे में एंगल और बाकी सब कहाँ रह गई, इंग्लिश की प्रोफेसर आती होंगी, ऐसे भी पता नहीं उसकी एंगल के साथ क्या दुश्मनी है, हर बार जानबूझकर उसको टारगेट करती है। चाहत तू यही कह रही है, मुझे तो पक्का इसमें उस साइसा चुड़ैल का हाथ लगता है। ऐसे भी साइसा उनकी चमची जो है। ऋषि कंफ्यूजन में, लेकिन वह मेकअप की दुखना ऐसा क्यों करेंगे? कौन सा कैरवी उसको परेशान की है? चाहत उसके सिर पर मारते हुए, भूल कर इसलिए कहती हूँ डेली बादाम खाया कर, मेरी तरह तो भूल कैसे सकता है ये साइसा चुड़ैल उस रोहित, ये वही लड़का है जिसकी पिटाई कैरवी कॉलेज के पहले दिन की थी, की गर्लफ्रेंड है। ऋषि अपना सिर हिला जैसे उसको सब समझ आ गया ही वो सब बात कर रहे थे, तभी क्लास में दो लड़की की एंट्री हुई। उन दोनों को देख इन पांचों का मुंह बन गया, वही उन दोनों में से एक लड़की कियान को अपनी चमकती आंखों से देखे लगी। पहली लड़की जो इस वक्त रेड शॉर्ट ड्रेस पहले चेहरे पर भर भर के मेकअप की थी, उसका नाम साइसा खाना है। खाना परिवार भी शहर के अमीर परिवार में आता है। वही उसके साथ खड़ी लड़की का नाम माही सक्सेना है, जो इनके बॉयफ्रेंड रोहित सक्सेना की बहन और इनकी बेस्ट फ्रेंड है। जिस वक्त कैरवी रोहित और उसके दोस्तों की पिटाई की थी, उस वक्त दोनों इंडिया में नहीं थी, और जब ये दोनों आई तो कैरवी कॉलेज नहीं आ रही थी। तो क्या होगा कॉलेज में? क्या कैरवी टाइम पर कॉलेज पहुंच पाएगी? क्या करने वाली है साइसा और माही कैरवी के साथ? स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। 94 प्रोफेसर का कैरवी और उसके दोस्तों से बदतमीजी करना, कियान का गुस्सा। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइसा और माही को देख चाहत और सिया का मुंह बन गया। माही कॉलेज के फर्स्ट डे से कियान को पसंद करने लगी थी, ये बात साइसा जानती थी, इसलिए वह हमेशा माही को कियान के क्लोज लाने की कोशिश करती, लेकिन कियान के दोस्त उसके प्लान पर पानी डाल देते। माही गेट पर खड़ी कियान के हैंडसम चेहरे को निहारते हुए मुस्कुराने लगी। तभी साइसा जो उसके पास खड़ी थी, वह माही के हाथ पकड़ बोली, स्वीट हार्ट वो तुम्हारा ही है तो उसको ऐसे नजर लगाना बंद करो, सब तुम्हें ही देख रहे हैं। साइसा के बोलने पर माही चारों तरफ देखी तो सब उसको ही अजीब नजरों से देख रहे थे। सबको इग्नोर कर दोनों क्लासरूम में आकर आगे से सेकंड रो में बैठ गई। कुछ पल बाद उनके क्लास में उनकी इंग्लिश की प्रोफेसर कविता वर्मा आई। उनको देख क्लास में कई स्टूडेंट का चेहरा लटक गया। कविता वर्मा की उम्र 45 साल है। ये खुद हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करती है। ये टीचर अच्छी है, लेकिन इनका बर्ताव मिडिल क्लास बच्चों के लिए बहुत बुरा है। ये हमेशा बच्चों की उनके क्लास और स्टेटस से जज करती है, उनकी हमेशा बेइज्जती करते रहती है। इनके पति इस कॉलेज के एक ट्रस्टी है। इसका इनको बहुत घमंड है। इनको लगता है ये कुछ भी कर सकती है। साइसा और माही इनकी फेवरेट स्टूडेंट है। कविता वर्मा जैसे ही क्लास में आई, उसके कुछ मिनट बाद कैरवी, दीक्षा, रावी और रूहानी क्लास में पहुंची। क्लास में कविता मैम को देख चारों का मुंह बन गया। कैरवी अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए अपनी प्यारी आवाज में, मे आई कमिंग मैम। कैरवी की प्यारी आवाज सुन सब गेट की ओर देखने लगे। कैरवी और उसके दोस्तों को देख जहां लड़कों के चेहरे पर चमक आ गया, वहीं लड़कियों की आंखों में जलन दिखने लगा। लड़कियां पहले सिर्फ कैरवी से जलती थी, लेकिन जब से रावी, दीक्षा और रूहानी आई थी, उनकी खूबसूरती देख सब जलकर कोयला हो गई थी। अगर इन सब में सबसे ज्यादा कैरवी को देख जलन और गुस्सा साइसा और माही को हो रहा था। दोनों माही से नफरत करने लगी थी। माही को लगता था कैरवी अपने खूबसूरती के जाल में कियान को फंसा लेगी। वही साइसा को जब से पता चला था कोई लड़की रोहित को मारी है, तब से उसको कैरवी से नफरत हो गया था। कैरवी की खूबसूरती से सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, कविता वर्मा को भी काफी जलन होता था। कैरवी को देख कविता गुस्से में, ये क्या समय है क्लास में आने का? क्या तुम लोग को कॉलेज का टाइम नहीं पता है? उनकी बात सुन कैरवी अपनी शांत आवाज में, सॉरी मैम, अब से हम टाइम पर आएंगे। कैरवी को यही बोलना सही लगा, लेकिन इतनी आसानी से मान जाए वह कविता वर्मा कैसे हो सकती है? कविता वर्मा, तुम जैसी लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, पहले गलती करो फिर मासूम होने का दिखावा कर सॉरी बोल दो। बाकी के लोग तुम्हारी इस खूबसूरती के जाल में फंस सकते हैं, लेकिन मुझे फंसाना इतना आसान नहीं। उनकी बात सुन कियान, ऋषि, सिया, शिव, चाहत, रावी, दीक्षा और रूहानी को गुस्सा आने लगा। गुस्सा तो कीर्ति को भी आया, लेकिन वह खुद को कंट्रोल कर ली। लेकिन रूहानी से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। आखिर होगा भी कैसे, वह एक राजकुमारी जी है। रूहानी हल्के गुस्से में, हमसे गलती हुई तो हमने माफी मांगी ना, फिर आप हमारे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है?
रूहानी की बात सुन कविता वर्मा गुस्से में, यू मिडिल क्लास लड़की, तुम्हारी औकात नहीं जो कविता वर्मा से ऐसे बात कर सको, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। रूही के बारे में ऐसी बातें सुन कैरवी का ऑरा चेंज होने लगा, जिसे दीक्षा और रावी के साथ रूही अच्छे से महसूस कर सकती थी। कैरवी हल्की मगर सर्द आवाज में, अच्छा होगा आप अपने जुबान पर लगाम लगाए, कहीं ऐसा ना हो जिस पर आपको इतना घमंड है वही ना रहे। कैरवी के बातों में एक वार्निंग था, जिसे उसके दोस्त समझ गए, लेकिन कविता वर्मा उसकी समझ नहीं आया। उसको लगा कैरवी उसको धमकी दे रही है, इसलिए उसकी गुस्सा आने लगा। वह गुस्से में, तुम जैसी लड़की कर भी क्या सकती है? कॉलेज के मिड में तुम्हारा एडमिशन कैसे हुआ? ये मुझे अच्छे से पता है, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ मर्दों को अपने खूबसूरती के जाल में। वह इतना ही बोल पाई कि क्लास में बेंच टूटने की आवाज आया। उस आवाज को सुन सब उस दिशा में देखने लगे जहां से यह आवाज आया। वहां का नजारा देख सबके आंखें में डर दिखने लगा। एक पल के लिए प्रोफेसर भी डर गई। इस वक्त कियान की आंखें गुस्से में लाल था। बेंच तोड़ने वाला भी वही था। वह अपनी सर्द आवाज में कविता वर्मा को घूरते हुए बोला, यू विल रिग्रेट डॉट फॉर योर वर्ड्स। आपने जो भी मेरी प्रिंसेस के बारे में बोला उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो भी बहुत बड़ी कीमत। बोल अपनी शीट से उठ कैरवी के पास आया। कैरवी के पास आते ही उसका गुस्सा शांत हो गया। वह प्यार से कैरवी का हाथ पकड़ अपनी सॉफ्ट आवाज में, प्रिंसेस लेट्स गो। मेरी प्रिंसेस को पढ़ना इनके औकात से बाहर है। इतना बोल कैरवी से साथ क्लासरूम से बाहर निकल गया। वही उसके पीछे उनके दोस्त भी निकल गए। वही कविता गुस्से में उनको जाते देखती रह गई। क्लास में पूरी तरफ शांति छा गया। कविता वर्मा की बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसे बढ़ते हुए साइसा अपना चेहरा मासूम बना बोली, मैम आप उस जैसी लड़की के कारण गुस्सा कर अपना हेल्थ क्यों खराब कर रही हो? इन जैसी चीप एंड मैनरलेस ऐसी ही होती है जिन्हें बड़े से बात करने की तमीज नहीं होती। इनके माँ बाप इनको अमीर लड़के को कैसे पटाए यही सिखाते हैं, और वैसे ही इन मिडिल क्लास लड़कियों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? उनमें थोड़ी ना हम जैसे हाई क्लास लोगों के जैसे मैनर हो सकता है। साइसा की बात सुन कविता वर्मा का गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया। वह मुस्कुराते हुए बोली, यू आर राइट साइसा, उसको बाद में मैं अच्छे से सबक सिखाती हूँ, अभी के लिए हम क्लास शुरू करते हैं। फिर क्लास शुरू हो गया। वही उनकी बात सुन साइसा के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गया। वह अपने मन में, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। क्या करने वाली है कविता वर्मा? क्या करेगा कियान? क्या करना चाहती है साइसा कैरवी के साथ? स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। 95 कैरवी, रावी और रूहानी की हैरानी। प्रिंसिपल ऑफिस। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कियान और उसके दोस्त क्लास से बाहर निकल कॉलेज गार्डन में आ गए। सबको कविता वर्मा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ऋषि और चाहत अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए प्रोफेसर की बुराई करने लगे। ऋषि गुस्से में, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी एंगल के बारे ऐसी वाहियात बात करने की? वह जानती कितना है एंगल को। मन तो कर रहा है उसकी वह काली जुबान जला दूं, जिससे वह नागिन अपना जहर उगल ही पा पाए। खुद तो कद्दू के जैसे दिखती है, बढ़िया मेरी एंगल की खूबसूरती को नजर लगाने वाली। चाहत गुस्से में ऋषि से के बात को समर्थन करते हुए, तुम बिल्कुल सही बोल रहा है, उस काली भैंस के साथ ऐसा ही करना चाहिए। पता नहीं खुद को क्या समझती है, हर किसी को भला बुरा बोल उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते रहती है। जाने किस बात का उसे घमंड है। मन तो करता है उसके घमंड वाले चेहरे को बुरा बना दूं। देखा नहीं है, चेहरे पर भर भर के मेकअप करके भी चुड़ैल दिखती है, लेकिन खुद को ऐश्वर्या राय समझती है। सिया मुंह बनाकर उस मोटी को मिस वर्ल्ड से कंपेयर कर क्यों उसकी बेइज्जती कर रही हो? करना है तो उसे सुरपंखा या तारिका से करो। वह इंसान के नहीं, डायन और चुड़ैल के खानदान से बिलोंग करती है। देखा नहीं कैसे वह हमारी एंगल को घूर घूर कर देख रही थी, जैसे खा ही जाएगी। ऋषि सिया की बात सुन सीरियस होकर, उनका क्या भरोसा ऐसा कर ही ना दे। आज से हम हमेशा एंगल के हाथ रहेंगे, जिससे कोई उसको नजर ना लगा सके। दोनों हमें सिर हिला दिए। उनको कविता वर्मा की बुराई करता देख कियान और शिव के चेहरे पर मुस्कान आ गया। उन तीनों का हमेशा का था, जब भी उनको किसी पर गुस्सा आता तीनों जी भरकर उस इंसान की बुराई करते। वही रूहानी, कैरवी, रीवा और दीक्षा के लिए ऐसी बातें सुनना नया था। चारों उनके आंखें फाड़े देखने लगी। सबसे ज्यादा हैरानी कैरवी को हुआ। आज पहली बार वह अपने दोस्तों का ऐसा रूप देख रही थी। देखना भी लाजमी था, आज से पहले कभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। कियान तीनों को से अब बस भी करो।
तुम लोग भूलो मत यहाँ प्रांसेस भी है। तुम लोग उसको गलत बातें सिखा रहे हो, वो भी बोल ही रहा था। तभी सबको कैरवी, रूहानी और रीवा के हंसने की आवाज आई। उसकी आवाज सुन सब उन दोनों को देखने लगे, लेकिन अलगे ही पल सब हंसने लगे। कैरवी खुश होकर, वाओ, आप लोग कितने अच्छे अच्छे नाम दिए कविता मैम को। वैसे अभी आप लोग जो बोले रहे थे वह हमें भी सीखना है। जब सुनकर इतना मजा आया तो सीखने में कितना मजा आएगा। यही होता है पढ़ाकू बच्चों के साथ। कीर्ति चाहे कितनी भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन दुनियादारी के मामलों में अभी बच्ची है। रीवा भी कैरवी को सपोर्ट करते हुए, यार किसी की बुराई करने में कितना मजा आता है। दिल खुश हो गया, अब जाकर शांति मिला। उन दोनों की बात सुन बाकी सब उनको अजीब नजरों से देखने लगे। कैरवी की बात सुन चाहत मुंह बनाकर हंसना है तो हंसो, लेकिन ऐसे मजाक तो मत बनाओ। इस दुनिया में कौन ही होगा जिसे दूसरे की बुराई करना नहीं आता। बच्चा कुछ सीखे या ना सीखे, बुराई करना जरूर सीख जाता है। तभी रूहानी झट से बोली, तो हम कौन से इस दुनिया के हैं। उसकी बात सुन सब उसको आंखें फाड़े देखने लगे, लेकिन अगले ही पल हंसने लगे। रूहानी कैरवी के कान के पास आकर कंफ्यूजन में धीरे से बोली, ये लोग ऐसे हंस क्यों रहे हैं, जैसे हमने कोई मजाक किया। हमने तो सच ही कहा। परीलोक में हमें प्रेम, शांति और संतोष से रहना सिखाया जाता है। वहाँ किसी तरह के नफरत, असंतोष या जलन की कोई जगह नहीं है, इसलिए हमें इस तरह के जज्बात का एहसास नहीं है। कैरवी, रूहानी, आप और हम जानते हैं आप परीलोक से आए हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते परीलोक इनके लिए कहानी से ज्यादा कुछ नहीं है। हम इस वक्त इंसानी दुनिया में हैं और यहाँ नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या जैसे जज्बात आम सी बात है। अब जाकर रूहानी को उनके हंसने का कारण समझ आया। शिव समय देख सबको शांत करते हुए, सेकंड क्लास का टाइम हो गया। हमें क्लास में चलना चाहिए, उससे पहले कोई नया पंगा हो जाए। उनकी बात मन सब क्लास की ओर बढ़ गए। सब क्लास में आ गए। थोड़ी देर बाद दूसरा क्लास स्टार्ट हो गया। क्लास शुरू होने के कुछ समय बाद ही एक पियून क्लास के बाहर आकर नॉक किया तो सबका ध्यान उस पर चला गया। पियून क्लास में देख आप सब में कैरवी रजावत कौन है। उसकी बात सुन अब सब कैरवी को देखने लगे। वही कैरवी अपनी जगह से उठ, हम हैं। पियून कैरवी से, आपको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया है, आप मेरे साथ चलिए। उसकी बात सुन कैरवी अपनी सीट से उठ जाने लगी तो कियान उसका हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर परेशानी था। कियान की परेशानी को समझ कैरवी उसको देख मुस्कुराते हुए, भाई डोंट वरी, आपकी प्रांसेस सब कुछ संभाल लेगी, तब तक आप क्लास खत्म कर हमारे पास आ जाना। इतना बोल कैरवी क्लास से निकल पियून के साथ प्रिंसिपल ऑफिस की ओर बढ़ गई। वही कियान को कैरवी के लिए डर लग रहा था, क्योंकि उसको कीर्ति का सच पता था। वह परेशान हुआ, अरुण को मैसेज कर सब कुछ बता दिया जो भी सुबह और अभी हुआ। ये सोचकर अगर कैरवी के पास वह नहीं रहा तो अरुण, वीर और अर्पित तो जरूर होंगे। प्रिंसिपल ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म था। प्रिंसिपल के चेहरे पर परेशानी के साथ डर के भाव थे। वही ऑफिस में प्रिंसिपल के साथ कविता वर्मा और एक और आदमी था। उन दोनों के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। सब अपने सोच में गुम थे। तभी डोर पर नॉक हुआ और कैरवी अंदर आई। कैरवी को देख जहां प्रिंसिपल का चेहरा डर से पीला पड़ गया, वही उसके साथ बैठा आदमी आंखें फाड़े कैरवी को देखने लगा। तो आगे क्या होगा, क्या करने वाली है कविता वर्मा, कौन है वह इंसान। 96 राधिका जी का रौद्र रूप, कैरवी के आंसू, अल्फा बॉयज का गुस्सा। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफिस। कैरवी जैसे ही ऑफिस के अंदर आई, सब उसको देखने लगे। सबके चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन आ गया। प्रिंसिपल के चेहरे पर डर के साथ परेशानी के भाव, वही कविता वर्मा के चेहरे पर कैरवी के लिए गुस्सा और नफरत के भाव दिखने लगा। वही इनसे अलग तीसरे इंसान के आंखें में कैरवी की खूबसूरती देख हैरानी के साथ लस्ट दिखने लगा। उसके मन में कैरवी को पा लेने का चाहत होने लगा। वह इंसान कैरवी के बॉडी को ऊपर से नीचे तक लिस्टली आई से देखने लगा। कैरवी को उस आदमी का ऐसे देखना अच्छा नहीं लगा। उसको काफी अनकंफर्टेबल फील होने लगा। इसलिए वह साइड खड़ी होकर खुद को खुद में समेटते हुए प्रिंसिपल से अपनी प्यारी आवाज में बोली, सर आपने हमें क्यों बुलाया, क्या आपको हमसे कोई काम था। कैरवी की बात सुन अभी प्रिंसिपल कुछ कहते उससे पहले कविता वर्मा अपनी नफरत भरे स्वर में बोली, यहाँ तुम्हें खुद को अच्छा और संस्कारी दिखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सच्चाई सब जानते हैं। फिर उस आदमी से कविता बोली, मयंक ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं आपको बोल रही थी। यह एक नंबर की बदतमीज और बेशर्म लड़की है।
अमीर लड़कों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना इसका काम है। यह आदमी है कविता का पति मयंक वर्मा, उम्र 50 साल। यह एक नंबर का घटिया इंसान। इसके नजरों में लड़कियां सिर्फ बेड पर यूज करने वाली चीज है। इसकी सच्चाई कविता भी अच्छे से जानती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह खुद भी वैसी ही है। दोनों अपने अपने फायदे के लिए एक साथ है। कविता की बात सुन प्रिंसिपल गुस्सा में कहे, प्रोफेसर कविता ध्यान रखे आप किसके बारे में क्या बात कर रही है। मिस कैरवी ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वह एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है। कहीं ऐसा ना हो आपको बाद में पछताना पड़े। प्रिंसिपल की बात सुन मयंक वर्मा अजीब सी टोन में कैरवी को देख उनसे बोला, ओह रियली मिस्टर शर्मा, आपको लगता है इस कॉलेज के तीसरे सबसे बड़े ट्रस्टी को पछताना पड़ सकता है, वो भी एक मामूली लड़की के कारण। फिर कैरवी को ऊपर से नीचे तक देख अपने हाथ सीने पर फेरते हुए आगे बोला, वैसे अगर लड़की ऐसी हो तो पछताने में कोई बुराई नहीं है। इस जैसी खूबसूरती देख किसी की भी नियत खराब हो जाए। मयंक की बात सुन प्रिंसिपल और कैरवी को गुस्सा आने लगा। कैरवी की आंखें गुस्से में लाल होने लगा। उसकी हाथों की मुठ्ठियां बांध गई। वह बोलना चाहती थी लेकिन उसको समझ नहीं आया जवाब कैसे दे। वही कविता वर्मा को कैरवी से और भी ज्यादा नफरत होने लगा। प्रिंसिपल गुस्से में, भले ही आप इस कॉलेज के तीसरे ट्रस्टी हैं लेकिन भूलिए मत इस कॉलेज के ओनर जवातन राठौर है। आपको इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। प्रिंसिपल की बात सुन मयंक को भी गुस्सा आने लगा, लेकिन खुद को कंट्रोल कर हंसते हुए बोला, क्या बात है मिस्टर शर्मा, एक लड़की के लिए इतना प्रोटेक्टिव होना कहीं ऐसा तो नहीं इससे आपका कोई स्पेशल रिश्ता है, वैसे हो भी सकता है। वह इतना ही बोला था तभी उसके कानों में एक बेहद कोल्ड आवाज आया, अगर एक और गलत वर्ड तेरी इस गंदी जुबान से निकला तो अभी इसी वक्त तेरा जुबान तेरे मुंह से अलग जमीन पर गिरा दिखेगा। इस आवाज को सुन तीनों गेट की ओर देखने लगे जहां अरुण, अर्पित, वीर, करण और हिमांशु अपनी लाल आंखों से मयंक को ही घूर रहे थे। और यह बोलने वाला अरुण था। इस वक्त उनके आंखों में मयंक को मार देने का इरादा था। सब एक साथ ऑफिस में आ गए। कैरवी जो अब तक एक तरफ खड़ी सब कुछ सुन रही थी, जैसे ही अपने भाइयों को देखी उसके ओठों पर हल्की मुस्कान और आंखों से आंसू निकलने लगा। इस वक्त कैरवी का पूरा चेहरा लाल था। कैरवी को ऐसी हालत में देख उन पांचों के दिल में दर्द हुआ। अरुण जल्दी से आगे बढ़ कैरवी को अपने गले लगा लिया। अरुण के गले लगते ही कैरवी उसके सीने में अपना सिर घुसा उसको जोर से पकड़ ली। उसके आंखों से आंसू निकलने लगा। उसको खुद पर मयंक की नजरें महसूस कर कैरवी को काफी गंदा लग रहा था। कैरवी का भले ही धरती पर तीसरा जन्म है लेकिन आज तक वह इस तरह के हालात या ऐसे लोगों का सामना नहीं की थी। अगर नॉर्मल इंसान जिसे दुनियादारी की समझ हो वो भी ऐसी हालत में फंस जाए तो उसके लिए मुश्किल होता है, तो यहाँ कैरवी थी जिसका भले ही बुरी शक्तियों से सामना हुआ हो लेकिन ऐसे घटिया इंसानों से नहीं। कोष्टक कैरवी को रोता देख अर्पित और वीर उसके पास आ गए। करण और हिमांशु भी उसके पास खड़े हो गए। अर्पित कैरवी के चेहरे को अपनी तरफ कर प्यार से कहा, बच्चा ऐसे रोते नहीं, आपके भाई आ गए ना, अब आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरुण, अर्पित, वीर, करण और हिमांशु को कैरवी के पास देख मयंक वर्मा को कुछ गलत होने का एहसास होने लगा, लेकिन कविता वर्मा उन तीनों को कैरवी के पास देख गुस्से में बोली, देखा आप दोनों ने कैसे ये लड़की एक साथ 5 लड़कों को घुमा रही है, वो भी शहर के अमीर लड़कों को। अरे इन जैसी लड़कियां होती ही ऐसी है, बिल्कुल कैरेक्टरलेस। पता नहीं कितने मर्दों के साथ सोई होंगी और उन्हीं में से कोई इस लड़की को इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन दिलाया होगा। कविता वर्मा की बात सुन पांचों को इतना गुस्सा आया कि वह उसको मारने आगे बढ़ते, लेकिन उससे पहले कैबिन में एक तेज थप्पड़ की आवाज गूंजी। इसी के साथ कविता वर्मा धम की आवाज से जमीन पर गिरी। कविता वर्मा को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में कुछ बोलने को जैसी ही अपना सिर ऊपर सामने खड़ी इंसान को देख वह डर से कांपने लगी। उस वक्त उसके सामने राधिका जी और विक्रम जी खड़े थे। उसकी आंखें गुस्से में लाल था। राधिका जी इस वक्त अपने रौद्र रूप में थी। कविता को थप्पड़ मारने वाली राधिका जी थी। सब अपनी जगह हैरानी से खड़े राधिका जी को देख ही रहे थे। तभी राधिका जी गुस्से में कविता वर्मा के बाल पकड़ उसको खड़ा कर 2-4 थप्पड़ और मरते गुस्से में बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसी घटिया बातें बोलने की। अरे तुम भी तो एक औरत हो, एक औरत होकर ऐसी बातें कैसे बोल सकती हो। ऐसी बातें बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। अरे वह सिर्फ 18 साल की छोटी बच्ची है, क्या बीत रहा होगा उसके दिल और दिमाग पर। आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, बोल राधिका जी उसको और मारने लगी। राधिका का ऐसा रूप देख वहां खड़े अल्फा ग्रुप यहाँ तक कैरवी भी हैरानी से उनको देखती रह गई।
मार मार कर जब राधिका जेड के हाथों में दर्द होने लगा, लेकिन वह नहीं रुकी। विक्रम जेड सेड उनको रोकते हुए, राधिका अभी हमारी प्रिंसेस को आपकी जरूरत है, आप उसके पास जाओ। विक्रम जी की बात सुन राधिका जी का ध्यान कैरवी पर गया। वह कविता को छोड़ी, इसी के साथ कविता जमीन पर गिर गई और उसके मुंह से तेज दर्द भरी चीख निकला। राधिका जी कविता को छोड़ कैरवी के पास आ, उसको आरुण से अलग कर उसको अपने गले लगा। उसके सिर को प्यार से हिलाते हुए प्यार से बोली, बच्चा सब कुछ ठीक है, आपकी मम्मा है ना, मम्मा हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगी। कैरवी की आंखों में आंसू देख विक्रम जी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। तो क्या करेंगे विक्रम जी? क्या होगा मयंक और कविता के साथ? क्या होगा जब कैरवी के साथ हुए हादसे का पता आर्यन और प्रत्यक्ष को चलेगा? स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। 97 मयंक और कविता की पिटाई, कैरवी के भाइयों का गुस्सा। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफिस। राधिका जी कैरवी को लेकर ऑफिस में लगे बड़े से सोफे पर बैठ गई। वही उसके चारों तरफ आरुण, अर्पित, वीर, करण और हिमांशु किसी बॉडीगार्ड के जैसे खड़े हो गए। विक्रम जी प्रिंसिपल चेयर पर किंग के जैसे बैठे अपने सामने खड़े मयंक वर्मा और कविता वर्मा को जानलेवा नजरों से घूर रहे थे। वही प्रिंसिपल विक्रम के पीछे खड़े उनको डर से देख रहे थे। मयंक वर्मा और कविता वर्मा दोनों को अब तक पता चल चुका था, कैरवी रजावत कोई आम लड़की नहीं बल्कि रजावत खानदान की इकलौती प्रिंसेस है। इस बात को जान उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गया। मयंक अपनी कांपती आवाज में मिली, मिस्टर रजावत प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें मिस रजावत के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हमारा यकीन मानिए हमें सच पता नहीं था, अगर होता तो हम ऐसी गलती नहीं करते। मयंक की बात सुन विक्रम जी अपनी खतरनाक आवाज में, तेरे कहने का मतलब है अगर मेरी प्रिंसेस के जगह कोई और लड़की होती तो तेरा उसके बारे में ऐसा बोलना सही होता, तेरी गंदी नजरें उन पर डालना ठीक होता। वक्त के साथ विक्रम जी का ऑरा खतरनाक होने लगा, जिसे सब महसूस कर सकते थे। विक्रम जी अपनी कोल्ड आवाज में, तुझे इस कॉलेज के ट्रस्टी होने का बहुत घमंड है ना? विक्रम जी की बात सुन मयंक का डर से बुरा हाल हो गया। वह समझ गया उसके साथ जरूर बुरा होने वाला है, इस बार उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। विक्रम जी अपना मोबाइल निकाल किसी को कुछ मैसेज किए। उसके 5 मिनट बाद मयंक वर्मा का फोन बजा। विक्रम जी फोन उठाने का इशारा किए तो मयंक वर्मा अपने कैप्टे हाथों से कॉल उठाया। उधर से उसका असिस्टेंट अपनी डर भरी आवाज में कहा, बॉस हमारी कंपनी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, हमारे कई गोडाउन में ब्लास्ट हो गया है, सारे इन्वेस्टर अपना पैसा वापस चाहते हैं, शेयर होल्डर्स कंपनी में आकर हंगामा कर रहे हैं, पूरे इंटरनेट और मीडिया को आपके किए काले कामों को सबूत के साथ दिखा रहे हैं, मामला हमारे हाथ से बाहर निकल रहा है, प्लीज आप जल्दी आइए, बोल कॉल कट गया। असिस्टेंट की बात सुन मयंक वर्मा अपनी जगह जमा सा रह गया। वही ऑफिस में इतना शांति था कि फोन से आती आवाज सबने सुनी। विक्रम जेड के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गया। मयंक अब समझ गया वह सब कुछ खो चुका है, लेकिन फिर भी आखिरी कोशिश करते हुए डर भरी आवाज में विक्रम को देखते हुए, सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं मिस रजावत से भी माफी मांग लूंगा, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मुझे ऐसे बर्बाद मत कीजिए। इतना बोल किसी के कुछ समझने से पहले कीर्ति की ओर माफी मांगने बढ़ गया, लेकिन वह कैरवी के पास पहुंचता उससे पहले अर्पित उसका कॉलर पकड़ उसको मारते हुए गुस्से में कहा, कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुए अपनी इस गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम लेने से? आरुण को इतना गुस्सा करता देख कैरवी अपना चेहरा राधिका के सीने में छुपा उनके गले लग गई। राधिका जी कैरवी के सिर को प्यार से सहलाते हुए बोली, बच्चा कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। राधिका जी बात सुन सबका ध्यान कैरवी पर गया। कैरवी को डरता देख विक्रम जी अपनी जगह से उठ कैरवी के पास आकर उसको अपने गले लगा। आरुण को आंखों से कुछ इशारा किए, फिर राधिका जी से बोले, चलिए हम प्रिंसेस को घर लेकर चलते हैं। विक्रम सोफे से उठते हुए कैरवी को अपने गोद उठा बाहर निकालते हुए प्रिंसिपल से अपनी सर्द आवाज में, इट्स योर लास्ट चांस, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। प्रिंसिपल डरते हुए, थैंक यू सर, और आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उसकी बात सुन विक्रम जी ऑफिस से निकल गए। वही राधिका जी जाने से पहले फिर से कविता वर्मा के पास आ उसको एक पंच और किक मार सर्द आवाज में बोली, यह शुरुआत है, असली सजा बाकी, बोल वहां से निकल गई। उन तीनों के जाने के बाद अर्पित जो कब से खुद को कंट्रोल किया था, वह मयंक को एक पंच मार गुस्से में, कमीने तू मेरी बहन के कैरेक्टर को जज करेगा,
वीर उसके पेट में किक मारते हुए, तू हमारी बच्ची को बुरा बोलेगा, उस पर गंदी नजर डालेगा। करण उसके लोअर पार्ट के जोर से किक मारा, जिससे मयंक के मुंह से भयानक चीख निकला। करण, बहुत गर्मी है तेरे अंदर, आज तेरी गमी निकालते हैं, बोल। सब मिलकर उसको मारने लगे। हिमांशु भी सबका साथ देने लगा। मार खाकर मयंक वर्मा बेहोश हो गया। वही कविता वर्मा तो पहले से ही राधिका जी से मार खाकर बेहोश ही गई थी। मयंक के बेहोश होने के बाद सब उससे अलग हो प्रिंसिपल पर एक और लुक डाल ऑफिस से निकल गए। उनके जाने के बाद प्रिंसिपल अपनी चेयर पर बैठ गहरी सांस लेकर, अच्छा हुआ उस वक्त मैं अपने डर को भूला, मिस रजावत का साथ दिया, नहीं तो मेरी भी हालत इनके जैसी होती। फिर बाहर खड़े पियून को अंदर बुला, उन दोनों को हॉस्पिटल भेज दिए। वही दूसरी तरफ जैसे ही विक्रम जी कैरवी को अपने गोद में लिए बाहर आए, कैरवी के दोस्त भागते हुए प्रिंसिपल ऑफिस की ओर आते दिखे। कैरवी को विक्रम जेड की गोद में देख कियान परेशानी भरी आवाज में विक्रम जी से फूफा सा, प्रांसेस को क्या हुआ, वह ठीक है ना? कियान के सवाल का जवाब उनके पीछे आ रही राधिका जी देते हुए बोली, प्रांसेस बिल्कुल ठीक है, हम उसे घर ले जा रहे हैं, आप लोग चाहे तो हमारे साथ चल सकते हैं। उनकी बात सुन सब रजावत मेंशन जाने के लिए तैयार हो कॉलेज से निकल गए। तो क्या होगा अब मयंक और कविता के साथ? क्या होगा जब आर्यन और प्रत्यक्ष को इन सब का पता चलेगा? दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोग को आज का चैप्टर कैसा लगा। आप लोग को राधिका जी और उसके भाइयों का बदला लेने का तरीका कैसा लगा? कल के चैप्टर में आपको आर्यन और प्रत्यक्ष का डेविल रूप दिखने को मिलेगा। स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। 98 मयंक और कविता की मौत, आर्यन और प्रत्यक्ष का पागलपन। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। मिस्टर शर्मा पियून को मयंक और कविता को हॉस्पिटल भेजने का बोल अपने काम में लग गए। उनको जल्द से जल्द मयंक वर्मा को कॉलेज के ट्रस्टी पद से निकालने की फॉर्मेलिटी कर पेपर बाकी ट्रस्टी को भेजना था। कुछ ही देर में पियून के साथ 4 आदमी आए, जिन्होंने हॉस्पिटल ड्रेस पहले, साथ ही चेहरे पर मास्क लगा था। कविता और मयंक को उठा चारों कैबिन से निकल कॉलेज के बैक डोर से बाहर निकल गए। कॉलेज में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मिस्टर शर्मा ही पियून को बैक डोर से जाने को बोले थे। बाहर एक ब्लैक गाड़ी खड़ी थी, उन दोनों को उस गाड़ी में डाल चारों वहां से निकल गए। दूसरी तरफ विक्रम जेड की कार में कैरवी किसी छोटे बच्चे के जैसे विक्रम जी के सीने से लगी गोद में सो गई। कैरवी पहले से कमजोर और कॉलेज में इतना कुछ होने के कारण थक कर विक्रम जेड की गोद में सो गई। वही राधिका जी और विक्रम जी अपनी प्यार भरी नजरों से कैरवी के मासूम को देखने लगे। उनको कैरवी की मासूमियत सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। दोनों चाहते थे जो बचपन कैरवी जी नहीं पाए वह अब जिए। कैरवी को देखते हुए राधिका जी इमोशनल होकर बोली, आपको पता है आज जिंदगी में दूसरी बार हमें ऐसा लगा जैसे हम सब कुछ खो देंगे। आज वही डर हुआ जो प्रांसेस के गुम जाने पर हुआ था। प्रांसेस खतरे में है, इस बात को सुन हमारी जान निकलने लगा। वह सोचने लगी कुछ घंटे पहले क्या हुआ था। फ्लैशबैक। कैरवी और बाकी बच्चों के कॉलेज जाने के बाद विक्रम जी अपने स्टडी रूम में चले गए क्योंकि उसकी एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंस था। इसके बाद वह ऑफिस जाने वाले थे। अपना काम खत्म कर विक्रम जी राधिका जी से कुछ बातें करने लगे, तभी उनका फोन बजा। वह अपना फोन देखे तो उस पर कॉलेज के प्रिंसिपल का कॉल आया था। आज से पहले कभी भी विक्रम जी को ऐसे कॉलेज से कॉल नहीं आया था, इसलिए वह जल्दी से कॉल उठाए। विक्रम जेड की कॉल उठते हुए प्रिंसिपल अपनी घबराए आवाज में, सर आप जल्दी कॉलेज जा जाए, मिस कैरवी को आपकी जरूरत है। प्रिंसिपल की बात सुन विक्रम अपनी हड़बड़ाए आवाज में, प्रांसेस को क्या हुआ, वह ठीक है ना? विक्रम की बात सुन प्रिंसिपल उनको कॉलेज में जो कुछ कैरवी के साथ क्लासरूम में फिर मयंक वर्मा का कॉलेज आना सब बता दिए। विक्रम जी मयंक वर्मा को बहुत अच्छे से जानते थे, वह कितना घटिया इंसान है। उनको कैरवी के लिए डर लगने लगा। कीर्ति बहुत मासूम थी, उसको दुनियादारी की खबर नहीं थी। विक्रम जी अपनी सर्द आवाज में, जब तक मैं नहीं आ जाता मेरी प्रांसेस का ध्यान रखना और मुझे वीडियो कॉल करो, बोल कॉल कट कर निकलने लगे। विक्रम जेड के पास खड़ी राधिका जी भी फोन से सारी बात सुन ली। उसको कैरवी के लिए डर लगने लगा क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानती है उनकी बेटी को दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। वह भी विक्रम जेड के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। फिर ऑफिस में जो कुछ हुआ शुरू से दोनों सुने और देखे दोनों।
फ्लैशबैक एंड। राधिका जी विक्रम, हमारी बच्ची को इस दुनिया के बुरे साइड का कुछ भी पता नहीं है। यह एक फरिश्ता है, इसलिए इसको हर कोई में अच्छाई दिखता है। हमारी बच्ची इस जालिम दुनिया में कैसे रह पाएगी। विक्रम जी कैरवी को देखते हुए गहरी आवाज। राधिका, जब तक हम जिंदा हैं हमारी बच्ची पर कोई आंख तक नहीं उठा सकता। आज जो हुआ वह पहली और आखिरी बार था। आज के बाद अगर कोई मेरी प्राइंसेस पर गलत नजर डाला या गलत किया तो यह विक्रम रजावत उसकी हस्ती मिटा देगा। विक्रम जेड की आंखों में अपने बेटी के लिए एक अलग पॉसेसिव्स दिख रहा था। कुछ ही देर में उनकी कार रजावत मेंशन के बाहर आकर रुकी। कार रुकने पर कैरवी की आंखें भी खुल गई। विक्रम जी कैरवी को अपने गोद में उठाए मेंशन के अंदर ले जाने लगे तो कैरवी अपना क्यूट फेस बनाकर बोली, डैडा हम थोड़ी ना छोटी बच्ची नहीं है जो आप हमें ऐसे गोद में उठाए हो, आप हमें नीचे उतार सकते हो। विक्रम जी मुस्कुराते हुए, हमारी प्राइंसेस हमारे लिए हमेशा बच्ची रहेगी। इतना बोल आगे बढ़ हॉल में आकर उसको सोफे पर बैठा दिए। कुछ देर बाद कैरवी के दोस्त आ गए तो कैरवी सब कुछ भूल उनके साथ मस्ती करने लगी। विक्रम जी अपने स्टडी रूम में चले गए, वही राधिका जी लंच की तैयारी करने दादा और दादी बच्चों से मिलकर अपने रूम में चले गए। डार्क हाउस। डार्क हाउस एक अंडरग्राउंड बेस है जहां माफिया किंग अपने गुनहगार को अपने अनुसार सजा देता है। डार्क हाउस के एक बड़े से रूम से लगातार किसी औरत और आदमी के चीखने की आवाजें आ रही थी। उसी रूम के में लगे किंग साइज सोफे पर दो लोग बैठे अपनी जलती आंखों से सामने का खतरनाक नजारा देख रहे थे। उन्हीं के पास लगे दूसरे सोफे पर तीन लोग बैठे थे। अब आप लोग समझ ही गए होंगे ये लोग कौन है। चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ। जिसे टचर किया जा रहा है वह मयंक और कविता है और उनके सामने बैठे आर्यन, प्रत्यक्ष, अमर, रेयांश और कबीर उनको जलती आंखों से देख रहे थे। सब एक साथ किसी मीटिंग में आए थे। उसी वक्त आर्यन और प्रत्यक्ष को गार्ड का कॉल आए। कॉलेज में कैरवी के साथ जो कुछ हुआ, जैसे ही उसका पता इनको चला उस वक्त गार्ड से बोल, प्रत्यक्ष कॉलेज का सीसीटीवी मंगवा लिया। कॉलेज ये सब भी जाना चाहते थे लेकिन विक्रम और राधिका जेड के जाने का पता चलने पर सब रुक गए। जैसे जैसे वीडियो देखने लगे इनका गुस्सा बढ़ने लगा। कविता और मयंक की गंदी बातें सुन उनका खून खौल गया। उसी वक्त गार्ड को ऑर्डर देकर उनको कॉलेज से उठा लिए। उसके बाद दोनों का टचर शुरू हुआ। मयंक और कविता की हालत काफी खराब हो गया था। पहले से राधिका जी और बाकी सब मिलकर इनकी हालत खराब कर दिए थे। फिर गार्ड्स का टचर इनको जीते जी नर्क के दर्शन करा रहा था। प्रत्यक्ष अपना हाथ ऊपर किया तो गार्ड्स रुक गए। फिर वह अपनी जगह से उठ मयंक के पास पहुंच अपना हाथ आगे किया तो एक गार्ड उसके हाथ में एक धारदार चाकू रख दिया। वही मयंक जो पहले से दर्द में था, वह अपने सामने प्रत्यक्ष को देख डर से कांपने लगा। प्रत्यक्ष अपनी खतरनाक आवाज में, अपनी इन्हीं आंखों से तूने मेरी जान पर गंदी नजरें डाली थी ना, कह अपने हाथ में लिया चाकू डायरेक्ट उनकी दोनों आंखों में घुसा दिया। उस कमरे में मयंक की दर्दनाक चीख गूंज गया जिसे सुन कविता रोने लगी लेकिन वहां खड़े किसी इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रत्यक्ष वही नहीं रुका, वह आगे बढ़ उसके हाथ के उंगली करते हुए उन्हीं हाथों से उसे छूना चाहा था ना, बोल उसके हाथ कर दिए। ऐसे ही प्रत्यक्ष एक एक कर उनके शरीर के अंग काटने लगा लेकिन उसका जान नहीं लिया। मयंक की चीखें वहां गूंजने लगी। मयंक डर और दर्द के कारण बेहोश हो गया। फिर भी प्रत्यक्ष को शांति नहीं मिला। मयंक के बेहोश होने के बाद आर्यन अपनी जगह से उठ कविता के पास आकर अपनी खतरनाक आवाज में, एक औरत होते हुए तुम्हें एक लड़की का दर्द नहीं दिखा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्राइंसेस को कैरेक्टरलेस बोलने की? सब इस जुबान की गलती है तो इसे सजा मिलनी चाहिए, बोल एक झटके में कविता की जुबान कर दिया। कविता दर्द में तड़पती रह लेकिन आर्यन नहीं रुका। वह चाकू से कविता के शरीर पर कई बार वार किया। लास्ट में कविता दर्द के कारण बेहोश हो गई। उसके बेहोश होने के बाद आर्यन अपने एक गार्ड से इन दोनों को होश में लाकर जैक और जैकी के सामने फेंक दो। आर्यन के बोले अनुसार गार्ड किए। इस वक्त आर्यन और प्रत्यक्ष के चेहरे और कपड़े पर खून लगा था। दिखने में इस वक्त दोनों किसी शैतान के जैसे लग रहे थे। उस वक्त उनके चेहरे पर पागलपन दिख रहा था। एक अपने प्यार के लिए पागल था तो दूसरा अपनी बहन के लिए। वहां बिल्कुल शांति छाया था। तभी रेयांश अपनी जगह से उठ उन दोनों के पास आकर, तुम दोनों चेंज कर लो, हमें प्राइंसेस से मिलने भी जाना है। कैरवी का नाम सुनते ही दोनों का गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया। फिर दोनों अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले गए। कुछ वक्त बाद सब डार्क हाउस से रजावत मेंशन के लिए निकल गए। क्या होगा प्रत्यक्ष और आर्यन के पागलपन का अंजाम? क्या कैरवी अपने परिवार का सच जान पाएगी? कौन सा खतरा आने वाला है इनकी जिंदगी में? 99 रेयांश और रूहानी की पहली किस, सबका साथ डिनर करना।
हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। रजावत मेंशन। कैरवी के सभी दोस्त उसके साथ कुछ समय बिता, उससे ढेर सारी बातें किए, फिर लंच कर थोड़ी देर और रुक अपने अपने घर के लिए निकल गए। कैरवी की जिद करने पर कियान उसके साथ रजावत मेंशन में ही रुक गया। शाम का वक्त गर्दन में कैरवी, आरुण, अर्पित, वीर, कृतिका, दीक्षा, रीवा और रूहानी सब साथ में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। ये हमारी कैरवी की डिमांड थी, कैरवी को भला कौन ही मना कर सकता है। इस वक्त पूरे गर्दन में उनकी हंसी और चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। सालों बाद यह मेंशन घर लग रहा था। सब इधर उधर भाग रहे थे। वही मेंशन के बाहर खड़े गार्ड्स के चेहरे पर भी सबको हंसता देख मुस्कुराहट आ गया। पहले भी यहाँ लोग रहते थे, लेकिन मेंशन में इतना रौनक नहीं था। सबके चेहरे पर मायूसी होता, लेकिन जब से कैरवी इनके जिंदगी में आई थी तब से सबको जिंदगी जीने का नया मकसद मिल गया। जो आरुण किसी से नहीं बात करता था, आज वह सबसे साथ हंसता मुस्कुराते और वक्त आने पर बच्चों के जैसे झगड़ा भी करता। कुछ देर बाद मेंशन के बाहर आकर कुछ गाड़ियां रुकी, उनसे आर्यन, प्रत्यक्ष, अमर, कबीर और रेयांश बाहर निकले। सब मेंशन के अंदर जा ही रहे थे, तभी उसको गर्दन से सबकी हंसी और चिल्लाने की आवाज आई। पांचों एक दूसरे को देख गर्दन की ओर बढ़ गए। वो लोग समझ गए गर्दन में जरूर कैरवी और उसका गैंग होगा। उन पांचों के चेहरे पर मुस्कान आ गया। सबको गर्दन में ऐसे हंसते मुस्कुराते देख पांचों एक जगह खड़े सबको देख रहे थे। तभी रेयांश का फोन बजा और वह कॉल रिसीव करने उनसे थोड़ी दूर पर आ गया। सबको देख कबीर सबसे, जब से प्राइंसेस हमारी जिंदगी में वापस आई है तब से हमारी जिंदगी खुशियों से भर गई है। सबकी जुबान पर प्राइंसेस का नाम होता है। अमर मुस्कुराते हुए, हमारी प्राइंसेस एक एंगल है जिसके मुस्कान भर से किसी की भी बेजान जिंदगी खुशियों से भर जाए। उन दोनों की बात सुन आर्यन और प्रत्यक्ष के चेहरे पर एक मुस्कान आ गया। वह प्यार भरी नजरों से कैरवी को देखने लगे। खेलते हुए अचानक कैरवी का ध्यान उनकी तरफ गया। अमर और कबीर को देख कैरवी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गया। वह उनकी तरफ आ उन दोनों के गले लग गई, जिसे देख आर्यन और प्रत्यक्ष का चेहरा जलन से काला हो गया। दोनों जलती आंखों से कबीर और अमर को घूरने लगी, लेकिन उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों कैरवी के गले मिल काफी ज्यादा खुश थे। कैरवी दोनों से अलग हो अपनी चाहती आवाज में, अमर भाई, कबीर भाई, आप लोग हमने कितने दिनों बाद मिलने आए हो। फिर उनके पीछे देख कही, क्या रेयांश भाई हमसे मिलने आपके साथ नहीं आए। कबीर, सॉरी प्राइंसेस, काम में बिजी होने के कारण हम आपसे मिलने नहीं आ पाए। कैरवी मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, हम समझते हैं। कबीर कैरवी के सिर को प्यार से सहला कर, मेरी प्राइंसेस वर्ल्ड की सबसे समझदार लड़की है। जहां तक बात रही रेयांश की, तो वह भी हमारे साथ आपसे मिलने आया है। उसको एक इम्पोर्टेंट कॉल आया था, इसलिए वह बात करने साइड में चला गया। वहां देखो, बोल कैरवी को दिखाया जहां रेयांश बात कर रहा था। उसको देख कैरवी अपना सिर हिला दी। फिर अपने दोस्तों को देख खुशी भरी आवाज में बोली, भाई हम लोग पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, तो क्या आप लोग हमारे साथ खेलोगे। बहुत मजा आएगा। कैरवी के इतने प्यार से बोलने पर दोनों खुश होकर एक साथ हाँ में सिर हिला दिए। कैरवी का ध्यान खुद पर न देख आर्यन और प्रत्यक्ष अब तक जाल कर कोयला हो चुके थे, जिसे देख अमर और कबीर को काफी मजा आ रहा था। जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो प्रत्यक्ष कैरवी को अपने तरफ खींच लिया। वही आर्यन कैरवी का ध्यान खुद की ओर खींचते हुए, बच्चा, यहाँ हम दोनों आपसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं और आप तो हमें भूल ही गई। प्रत्यक्ष और आर्यन के ऐसे बिहेव करता देख कैरवी समझ गई दोनों को जलन हो रहा है। वह इतने दिनों में एक बात समझ गई थी, उसके डैडा, भाई और अंशु को बहुत जलन होता है। कैरवी उन दोनों के एक साथ गले लग मुस्कुराते हुए कही, ओह भाई अंशु, आप दोनों कितना जलते हो। वो तो अमर भाई और कबीर भाई हमसे मिलने इतने दोनों बाद आए हैं, इसलिए हम पहले उनके पास चले गए उनसे बात करने। इसका मतलब ये थोड़ी है हम आप दोनों को भूल गए। कैरवी के गले लगने पर दोनों के चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले जलन और गुस्सा दिख रहा था, वह मुस्कुराहट में बदल गया। फिर कैरवी उनसे अलग हो उनको अपने साथ सबके के पास खेलने को लेकर चली गई। अमर और कबीर को दीक्षा, रावी और रूहानी मिलवाकर कैरवी सबके साथ वापस खेलने लगी। उसके साथ चारों भी खेलने लगे। कुछ देर बाद रेयांश जैसे ही अपना कॉल खत्म कर सबसे पास आने लगा, अचानक उससे रूहानी आकर टकरा गई। ये सब इतना जल्दी हुआ कि रेयांश भी खुद को संभाले का मौका नहीं मिला और दोनों धड़ाम की आवाज से नीचे गिर। धड़ाम की आवाज होने पर सब लोग रेयांश और रूहानी की ओर देखने लगे।
लेकिन सामने का नजारा देख सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सामने रेयांश नीचे और रूहानी उसके ऊपर गिरी थी। रूहानी को चोट ना लगे इसलिए रेयांश अपना एक हाथ उसके सिर और दूसरा हाथ कमर पर रख दिया। गिरते वक्त दोनों के लिप एक दूसरे से टच हो गया। अचानक हुए इस इंसिडेंट से रेयांश और रूहानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। रेयांश जो हमेशा लड़कियों से दूर रहता था वह आज रूहानी के खूबसूरती में पूरी तरह खो गया। उसको अपने लिप पर रूहानी के ओठों का एहसास काफी अच्छा लग रहा था। कुछ वही हाल रूहानी का था। वह भी पूरी दुनिया को भूल रेयांश के आंखों और उसके हैंडसम चेहरे में पूरी तरफ खोसी गई। दोनों को ऐसी हालत देख प्रत्यक्ष झट से कैरवी के आंखों पर हाथ रख दिया। आर्यन भी अपने हाथ कृतिका के आंखों पर रख दिया। वही अमर और कबीर अपना हाथ दीक्षा और रीवा के हाथ पर रख दिए। लेकिन अरुण, अर्पित, वीर और कियान उसको आंखें फाड़े देखते रहे। कबीर लड़कियों से छोटी बच्चियों को ऐसी चीज नहीं देखनी चाहिए। ये सुन चारों लड़कियों का मुंह बन गया। रेयांश और रूहानी एक दूसरे में खोए थे तभी कबीर मजाकिया लहजे में कहा, भाई अगर तेरा रोमांस हो गया हो तो अब उठ जा, यहाँ छोटी बच्चियां भी है। जैसे ही दोनों के कान में कबीर की आवाज गई दोनों को होश आया। रूहानी हड़बड़ा कर उठने लगी लेकिन फिर से रेयांश पर गिर गई। उसको काफी अजीब फील हो रहा था। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। रेयांश रूहानी को पकड़ खुद भी उठा फिर उसे भी उठा। दोनों के उठने पर लड़के लड़कियों की आंखों से अपना हाथ हटा दिए। रूहानी का शर्म से बुरा हाल होने लगा। वह झट से कैरवी के पास आकर उसके पीछे खड़ी हो गई। रेयांश सबको देख वापस पहले जैसा फेस बना। इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट। सिचुएशन और खराब होता उससे पहले एक सर्वेंट सबको बुला ले आ गया तो सब मेंशन के अंदर चले गए। आर्यन अपने कपड़े चेंज करने रूम में चला गया। बाकी सब हाल में बैठे बातें करने लगे। डिनर करने के बाद सब अपने घर जाने वाले थे। सबसे साथ बैठने पर भी रूहानी और रेयांश का ध्यान बार बार एक दूसरे पर जा रहा था। कैरवी रूहानी से धीमी आवाज में बोली, आप बार बार रेयांश भाई को क्यों देख रही है? क्या आपको वह इतना अच्छे लगे कि आपकी नजर ही उनसे नहीं हट रही है? कैरवी की बात सुन रूहानी पहले हड़बड़ा गई लेकिन अगले ही पल रेयांश को देख मुस्कुराते हुए कही, सच कहे तो लड़के तो परिलोक में भी है, वो भी बहुत हैंडसम, लेकिन इनकी बात कुछ अलग है। ये परिलोक के लड़के से कहीं ज्यादा हैंडसम और आकर्षित है। रावी रूहानी का मजाक बनाते हुए, ओए होए, लगता है परिलोक की राजकुमारी का दिल धरती लोक के एक आम से लड़के पर आ गया। रीवा की बात सुन रूहानी शर्माने लगी। वही कैरवी और दीक्षा हंसने लगी। थोड़ी देर बाद सबने साथ डिनर किया, साथ ही काफी सारी बातें भी की। डिनर करने के बाद सब चले गए। बाकी सब भी अपने रूम में सोने चले गए। तो क्या होगा आगे? 100 नींद में रोमांस, अनजाना दुश्मन, अजीब नजरे। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आते हैं कहानी पर। रात का वक्त कैरवी अपने कमरे में सुकून से सोई अपने मीठे सपनों में खोई थी। नींद में भी उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान था, जिसे देख किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाए। आधी रात को एक काला साया कैरवी के बालकनी से होते हुए रूम में आया। ये साया और कोई नहीं प्रतीक्ष था। प्रतीक्ष धीमी कदमों से कैरवी के बेड के पास पहुंचा। कैरवी को इतने सुकून से सोया देख प्रतीक्ष के चेहरे पर भी एक प्यारी मुस्कान आ गया, जिससे वह और भी ज्यादा हैंडसम दिखने लगा। वह भी कैरवी के पास लेट उसको अपने गले लगा, ध्यान से कैरवी के मासूम चेहरे को देखने लगा। कैरवी के पिंक ओठ देख प्रतीक्ष से कंट्रोल नहीं हुआ और वह अपने ओठ कैरवी के ओठ पर रख उसको सॉफ्टली किश करने लगा। कैरवी एक वक्त टी शर्ट और शॉर्ट पैंट पहनी थी। किश करते हुए प्रतीक्ष अपना एक हाथ से कैरवी के पेट और कमर को सहलाने लगा। उसका दूसरा हाथ कैरवी के सिर को सहलाने लगा, जिससे कैरवी की नींद ना खुले। 10 मिनट किश करने के बाद सांस ना मिलने कारण कैरवी नींद में कसमसाने लगी, जिसे महसूस कर प्रतीक्ष उससे अलग हो उसे देखने लगा। प्रतीक्ष के छोड़ते ही कैरवी वापस सो गई। लेकिन इतना कुछ होने के बाद प्रतीक्ष के आंखों से नींद कोसों दूर चला गया। वह कैरवी को हल्का ऊपर कर उसके टी शर्ट शरीर से अलग कर बेड के दूसरे साइड फेंक दिया। फिर अपने हल्के हाथों से उसके सीने और पेट को सहलाने लगा, जिसे महसूस कर कैरवी नींद में मुस्कुराने लगी। प्रतीक्ष के आंखों में मदहोशी छाने लगा। कैरवी इस वक्त हद से ज्यादा क्यूट एंड ब्यूटीफुल के साथ हॉट भी लग रही थी। प्रतीक्ष भी एक झटके में अपना टी शर्ट निकाल कैरवी के ऊपर आकर उसके क्लीवेज और कॉलरबोन को हल्के हल्के किश के साथ बाइट करने लगा। किश करते हुए प्रतीक्ष उसके ऊपर इना उसके शरीर से अलग कर कैरवी के सीने को किश करने लगा, फिर अपने मुंह लेकर सक करने लगा। नींद में ही कैरवी के मुंह से आवाज निकलने लगा, जिसे सुन प्रतीक्ष एक्साइटेड हो गया।
उसका एक हाथ कमर से नीचे थाई से ऊपर कपड़े पर से चलने लगा, जिसे महसूस कर कैरवी नींद में कसम साने लगी। प्रतीक्ष अपनी हरकत कंटिन्यू करते हुए कैरवी के सिर को सहलाने लगा, जिसके कारण वह वापस सो गई। धीरे धीरे प्रतीक्ष अपनी हरकत बढ़ाने लगा, किश करते हुए सीने से पेट पर आ गया, लेकिन इतना कुछ होने पर भी कैरवी नींद से नहीं जागी। प्रतीक्ष भी कैरवी से काफी सॉफ्टली पेश आ रहा था। करीब 1 घंटा कैरवी को नींद में प्यार कर प्रतीक्ष वैसे ही कैरवी को अपने ऊपर लेकर सो गया। कैरवी भी नींद में उसे हककर गहरी नींद में सो गई। यहाँ से दूर धरती के निचले तल में, जहाँ देव तो क्या राक्षसों और दानवों को भी जाना मना था, क्योंकि वहाँ का तापमान धरती पर रहने वाले किसी भी जीव के लिए बर्दाश्त करना लगभग मुश्किल है। वह धरती का सबसे निचला तल है, जहाँ हर तरफ सिर्फ जलती ज्वालामुखी के साथ लावा, हर तरफ गर्म लावा फैला है। लेकिन यहाँ एक चीज अजीब था, इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। इन सब में ज्वालामुखी के बीच एक छोटी सी जगह पर कोई बैठा था। उसके शरीर से काली रोशनी निकल रहा था, जिसे रोकने के लिए उसके आसपास एक अदृश्य दीवार बना था, जिसके कारण वह इंसान वहां से बाहर नहीं निकल सकता। वह इंसान अपने ध्यान में बैठा था। कुछ वक्त बाद ही उसकी आंखें खुली और वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक और खौफनाक था कि एक पल के लिए वहां का धधकता ज्वालामुखी भी शांत हो गया। थोड़ी देर हंसने के बाद वह इंसान अपना सिर ऊपर किया तो इस वक्त उसकी सिर्फ वह काली और लाल डरावनी आंखें दिखा, जिसे देख किसी की भी जान सिर्फ डर से चली जाए। उसकी आंखें बहुत भयानक था, जिससे एक अलग नकारात्मक ऊर्जा निकल रहा था, साथ ही उसके शरीर से भी नकारात्मक ऊर्जा निकल रहा था। सामने जलते लावा को देख वह इंसान अपनी खतरनाक आवाज में, जिसे सुन किसी की भी रूह कांप जाए, बहुत इंतजार कर लिया हमने, अब बहुत जल्द हम इस कैद से आजाद होंगे। उसके बाद होगा असली खेल शुरू। मेरा इंतजार करो, बहुत जल्द मैं आ रहा हूँ, बोल फिर से हंसने लगा। अगली सुबह सुबह के 7 बजे कैरवी की आंखें धीरे धीरे खुली। उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान था। सुबह उठते ही कैरवी को अपने बॉडी में हल्का पेन महसूस हुआ, लेकिन उसे उसका कारण समझ नहीं आया, क्योंकि रात में प्यार करने के बाद प्रत्यक्ष सुबह कैरवी पहले के जैसे करके गया था। कैरवी उसको इग्नोर कर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद कैरवी रेडी होकर नीचे हाल में आई तो वहां पहले से पूरा परिवार मौजूद था। कियान भी उसके साथ बैठा बातें कर रहा था। कैरवी नीचे आकर सबको मॉर्निंग विश की, फिर सबके साथ ब्रेकफास्ट करने चली गई। ब्रेकफास्ट करने के बाद अरुण, अर्पित, कियान, दीक्षा, रीवा, रूहानी और कैरवी कॉलेज के लिए निकल गए। वही आर्यन और विक्रमजी अपने ऑफिस के लिए। कॉलेज कैरवी और उसके दोस्त जैसे ही कॉलेज एंटर किए, उनको आज कॉलेज का माहौल अजीब लगा। जहां कॉलेज में सुबह के वक्त डेली चहल पहल रहता, वही आज एक अजीब सी शांति था। स्टूडेंट ग्रुप बनाकर अपने फोन में देखते हुए बातें कर रहे थे। वही कैरवी के कॉलेज में आते हैं, बाकी स्टूडेंट उसको अजीब नजरों से देखने लगे, जहां डेली उनके नजरों में कैरवी के लिए रिस्पेक्ट और प्यार रहता था, वही आज सबके आंखों कैरवी के लिए घिन और नफरत के साथ कई सारे अजीब भाव था। सबकी ऐसी नजरें खुद पर महसूस कर कैरवी को अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा। उसकी पकड़ अपने साथ चल रहे अरुण और अर्पित के हाथों पर मजबूत से कस गया, जिसे महसूस कर अर्पित प्यार से बोला, क्या हुआ प्रिंसेस, आप ठीक है ना? अर्पित की बात सुन कैरवी मासूमियत से बोली, भाई आज सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हुई है? कैरवी की बात सुन सब अपना सिर उठा ऊपर देखे तो सच में सब उनकी तरफ ही देख रहे थे। ये देख सबको कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। क्या हुआ है कॉलेज में? सब कैरवी को ऐसे क्यों देख रहे थे? कौन है यह अनजाना दुश्मन? स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद।